असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों को समझेंगे। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार आज के समय में यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्रांति संबंधी विचारों से डिफर हैं, अलग हैं। हम देखते हैं कि उनके लिए क्रांति का विचार क्या था। उन्होंने क्रांति के लिए बहुत विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया कि क्रांति क्या है, क्रांति के कारण भी उन्होंने स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्रांति के क्या कारण होते हैं, सामान्य कारण क्या है, विशिष्ट कारण क्या है, वैसे ही उन प्रत्येक शासन प्रणालियों में क्रांति से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की। आज का जो युग है वह क्रांतियों का युग है। सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियां औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और रूस की बोल्शेविक क्रांति थी। यद्यपि क्रांतियां सभी युगों में रही हैं, ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही होती हैं, लेकिन कम या ज़्यादा मात्रा में रही हैं और उनका अर्थ अलग अलग रहा है। क्रांतियां अगर सामान्य अर्थ में हम डिफाइन करें तो क्रांति से तात्पर्य आमूलचूल परिवर्तन से होता है। यह परिवर्तन भले ही तेज हो, फॉर एग्जाम्पल बोल्शेविक क्रांति में हुआ या धीमी गति से हो, जैसे औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक क्रांतियां एवं वैधानिक परिवर्तन द्वारा शासन प्रणाली में बहुधा परिवर्तन होते थे। ये क्रांतियां यूनानी जगत के राजनीतिक जीवन का कटु सत्य बनी हुई थी। यह फैक्ट्स अरस्तु के समय उनके विचारों को प्रभावित करने वाले संदर्भ को परिभाषित करता है कि अरस्तु के समय यानी यूनान में क्रांतियां उनके राजनीतिक जीवन का कटु सत्य थी, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में एक अत्यंत अनुभवी चिकित्सक की भांति अपने प्रौढ़ राजनीतिक विवेक की सहायता से यूनानियों के राजनीतिक जीवन की इस रुग्णता का विश्लेषण किया है। यानी 5वीं पुस्तक में उन्होंने क्रांति संबंधी विचारों का वर्णन दिया है। मैक्सी ने कहा, यूनानी राजनीतिक जीवन में क्रांति से बढ़कर कोई गंभीर समस्या नहीं थी। यानी क्रांति उस समय की सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी और अरस्तु ने पॉलिटिक्स में कई प्रश्नों पर इसी की विवेचना की है। इस कथन से हमें यह समझ में आ गया कि क्रांति उस समय की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या थी। तो सर्टेनली उस समय कोई राजनीतिक विचारक लिख रहा है तो वह उसको एड्रेस करेगा समस्या को। गेटल ने पॉलिटिक्स की जो उनकी बुक है उसका विश्लेषण ऐसे किया है कि यह केवल राजनीतिक दर्शन यानी सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसॉफी का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं, अपितु शासन की कला पर एक ग्रंथ है। इसमें अरस्तु यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित बुराइयों और उनके राजनीतिक संगठन के दोषों का विश्लेषण और व्यवहारिक सुझाव देते हैं। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार जो हैं वो आज के क्रांति की धारणा से बहुत अंतर रखते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य संविधान में परिवर्तन है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो अरस्तु के अनुसार क्रांति अगर संविधान चेंज होता है तो उसे क्रांति कहा जाता है। संविधान का हमें संविधानों के वर्गीकरण में देखा था कि कैसे अरस्तु हैं वो संविधानों का वर्गीकरण है और उसके अकॉर्डिंग चक्र प्रस्तुत करते हैं कि कैसे मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टायरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की से टायरनी, एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की, पॉलिटी से डेमोक्रेसी, यह परिवर्तन होता है। इसके लिए आप संविधानों के वर्गीकरण वाला वीडियो जरूर देखें। तो ये जो परिवर्तन है संविधानों का, यह अरस्तु की अनुसार क्रांति है। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतया बदल जाए तो इसे पूर्ण क्रांति कहा जाता है। मैकिलवेन ने कहा कि अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का ही नहीं वरन नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों में भी परिवर्तन करती है। भले ही अरस्तु ने ये कहा है कि कानूनी क्रांति है वो संविधान में परिवर्तन का नाम है,
लेकिन संविधान में परिवर्तन सिर्फ कानूनी परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक परिवर्तन है। इसमें न केवल कानून बदलता है, बल्कि नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों में परिवर्तन का द्योतक है संविधान में परिवर्तन। इसलिए महज कानूनी परिवर्तन की बजाय क्रांति अरस्तू के विचार में भी आमूलचूल परिवर्तन का नाम थी। क्रांतियों के प्रकार। अरस्तू ने क्रांतियों को विभिन्न आधारों पर 5 प्रकारों में बांटा। जैसे आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। आंशिक क्रांति जिसमें जीवन के सभी आयामों में परिवर्तन ना हो। पूर्ण क्रांति जो नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर सभी में परिवर्तन करती है। रक्तपूर्ण क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति, ये क्रांति का जो तरीका है जिसमें जो हिंसक तरीके से हो वो रक्तहीन, रक्तपूर्ण तथा जो अहिंसक हो वह रक्तहीन क्रांति कहलाती है। व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति, किसी व्यक्ति के विरुद्ध या व्यक्ति के लिए परिवर्तन हो वह व्यक्तिगत, अथवा जो अन्य व्यवस्था में परिवर्तन के लिए हो वह गैर व्यक्तिगत क्रांति कहलाती है। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाघवीरों की क्रांति, जो वाघवीर जनता को बहला फुसलाकर अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाकर शासन व्यवस्था में बदलाव करते हैं, उसे अरस्तू ने वाघवीरों की क्रांति कहा। वाघवीर यानी डेमोगोग वो होते हैं जो जनता को बहलाने फुसलाने में कामयाब होते हैं, जो बहलाने फुसलाने की क्षमता रखते हैं, वो वाघवीर कहलाते हैं। क्रांतियों के कारण। अरस्तू ने क्रांतियों के बहुत सारे कारण बताए, लेकिन उन कारणों को भी 3 भागों में विभक्त किया जाता है। सामान्य कारण और विशिष्ट कारण तथा विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण, यानी कौन कौन सी शासन प्रणाली में कौन कौन से कारण होते हैं क्रांति के। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य कारणों की। सामान्य कारण अरस्तू ने जो बताए वो आज के समय भी उतने ही सटीक हैं या उतने ही प्रभावी हैं कि जो परिवर्तन के पीछे वाहक बनते हैं। सबसे पहला है विषमता। अरस्तू ने कहा कि क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। भले ही कोई सा सिस्टम हो, कैसी ही व्यवस्था हो, कौन सा भी काल हो, लेकिन आज के समय में भी इनइक्वालिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा क्रांति के पीछे या क्रांति के लिए एक तरीके से फ्यूल का काम करती है। ये इनइक्वालिटी है, इसको भले ही आप वंचन की भावना, समानता की भावना, कुछ भी कह लीजिए, इवन न्याय की भावना, लेकिन उसके पीछे जो मूल है वह है इनइक्वालिटी। समानता 2 तरह की होती है। अरस्तू कहते हैं कि समानता 2 तरह की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। योग्यता संबंधी समानता को आनुपातिक समानता भी कहा जाता है। सब मनुष्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रहता है। अरस्तू कहते हैं कि इस बात पर सहमति है कि जो निरपेक्ष न्याय है वह योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, लेकिन योग्यता का क्या आधार है इस पर विवाद रहता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे समानता का जो दृष्टिकोण होता है वह अलग अलग शासन प्रणाली में या अलग अलग दृष्टिकोण कैसे इस विवाद को और गहरा कर देते हैं। जैसे जनतंत्रीय दृष्टिकोण है जो ये मानता है कि कुछ लोगों का विचार है कि यदि मनुष्य किसी एक बात में समान हो तो सभी बातों में समान होना चाहिए। जब ये मनुष्यत्व की दृष्टि से समान हैं तो उनके अधिकार, धन संपत्ति आदि में समानता होनी चाहिए। ये जो दृष्टिकोण है यह एक तरीके से डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण है, और आज का जो लोकतंत्र का दर्शन है उसके पीछे यही दर्शन काम करता है कि व्यक्ति मनुष्यत्व की दृष्टि से समान है, सिर्फ इस वजह से उसके अधिकार बराबर होने चाहिए और बराबर होते हैं। भले ही धन संपत्ति के मामले में ये आज के लोकतंत्रों में लागू नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है सभी शासन प्रणालियों की व्यक्ति के अधिकार हैं वो उसके धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति उस पर निर्भर ना करें। धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण है कि कुछ व्यक्तियों का यह मत है यदि कोई व्यक्ति एक बात में कुल या धन की दृष्टि से दूसरों से बढ़ चढ़कर है तो उसे अन्य सभी बातों में बढ़कर होना चाहिए।
यानी अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल का है, कुलीन है, तो उसे अन्य विशेषाधिकार भी मिलने चाहिए। यानी वह अगर एक चीज़ में उच्च है, भले ही वो रंग हो, जाति हो, नस्ल हो, कुल हो, कुछ भी हो, तो उसे अन्य विशेषाधिकार भी मिलने चाहिए। यानी वो सभी क्षेत्रों में उसे विशेष माना जाना चाहिए। यह जो समानता का दृष्टिकोण है, यह न्याय के एकाकी और दूषित दृष्टिकोण पर निर्भर है। और अरस्तु ने माना कि ये जो समानता को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, यही क्रांति के पीछे काम करते हैं। अरस्तु ने यह भी माना कि इतना एकाकी और दूषित दृष्टिकोण होने की वजह से ही धनिक तंत्रों और जनतंत्रों में अधिक क्रांतियां होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एकदम ही अलग और थोड़ा अतिवादी दृष्टि अपनाते हैं। अरस्तु कहते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हृदय समानता की भावना से ओतप्रोत होते हैं। यानी समानता की भावना अगर लोगों के हृदय में है, वह भी क्रांति का कारण बनती है। कुछ विद्रोह करने वाले वे लोग होते हैं जिनका हृदय असमानता यानी अपनी उच्चता की भावना से भरा होता है। इस प्रकार छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बनते हैं तथा बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिससे क्रांतियों की उत्पत्ति होती है। यानी विषमता है या समानता की भावना है, यह सिर्फ सबसे दबे कुचले वर्ग में ही नहीं होती, या यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ जो एकदम वंचित वर्ग है, जो शासक नहीं है, उसमें होती है। ऐसा नहीं है। जो मध्यम वर्ग होते हैं उनमें भी हो सकती है, जो बराबरी के भाव से और आगे बढ़ने के भाव से भी क्रांति कर सकते हैं, जिन्हें अपनी असमानता और अपनी भावनाओं से भरा होता है। क्रांतियों के विशिष्ट कारण। अरस्तु ने सामान्य कारण बताया असमानता को, यानी समानता की भावना को या असमानता को। ये वह कारण है जो अक्रॉस द पॉलिटिकल सिस्टम अरस्तु ने माना कि यह एक तरीके से यूं समझिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सामान्य है। यानी हर प्रकार की राजनीतिक प्रणाली में यह क्रांति का कारण है। अब आते हैं विशिष्ट कारणों पर। विशिष्ट कारण प्लेटो ने बहुत लंबी लिस्ट प्रोवाइड करवाई कि शासकों की धृष्टता या लालच। अगर शासकों में सार्वजनिक संपत्ति को हड़पने की इच्छा है और वह ऐसा करना शुरू कर दें तो जनता विद्रोह कर देती है। शासन सत्ता का दुरुपयोग, यानी रिश्वतखोरी या भाई भतीजावाद शुरू हो जाता है तो जनता विद्रोह कर देती है। अयोग्य व्यक्ति का शासन, यानी अगर शासक ही अयोग्य है तो जनता उससे शासित होना पसंद नहीं करती और विद्रोह कर देती है। मध्यम वर्ग का अभाव। अरस्तु ने मध्यम वर्ग को शासन सत्ता को, शासन प्रणाली को संतुलित करने वाला माना। अगर मध्यम वर्ग है नहीं, अर्थात उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है, यानी असमानता की जो खाई है, इनइक्वालिटी की खाई है, वह ज़्यादा वाइड है, तो सर्टेनली वह शासन व्यवस्था संतुलित नहीं होगी। आर्थिक असंतुलन, विदेशियों का बाहुल्य। अरस्तु किसी भी राज्य में विदेशियों की ज़्यादा संख्या को उस राज्य के लिए खतरा मानते हैं, यानी क्रांति का एक कारण मानते हैं। सम्मान की लालसा, ये हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ अन्याय के विरुद्ध क्रांति नहीं होती, सम्मान की लालसा भी क्रांति का कारण बनती है। भय, फियर। अरस्तु ने क्रांति के महत्वपूर्ण कारक माना फियर को, और फियर को भी दो प्रकार से क्रांतियों का कारण बनता है। कैसे? जैसे अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड का भय होता है, इसलिए वह इससे बचने के लिए विद्रोह कर देता है। दूसरा, कुछ व्यक्तियों को डर होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है, इसके प्रतिकार के लिए वह विद्रोह कर बैठते हैं। यानी डर, दंड का डर और उनके साथ अन्याय होने का डर, दोनों प्रकार का जो डर है वह लोगों में शासन सत्ता के प्रति असंतुष्टि या शासन सत्ता के प्रति अविश्वास को बढ़ा देता है और जनता विद्रोह कर देती है। पारिवारिक झगड़े, यानी जो शासक वर्ग है उनके बीच में अगर पारिवारिक झगड़े होते हैं तो वह भी अपने अपने समर्थकों के बीच या जनता के बीच में
असंतोष का कारण बनते हैं और जनता विद्रोह कर देती है। शासक वर्ग की असावधानी, भौगोलिक स्थिति, जो राज्य नदियों, घाटियों और पर्वतों से विभिन्न हिस्सों में बंटे होते हैं उनके लोग एक दूसरे से निकट संपर्क में नहीं रहते, इसलिए राज्य का कोई हिस्सा किसी तथ्य को लेकर कभी भी क्रांति की सुविधा में रहता है। हमने अरस्तु के आदर्श राज्य में देखा था कि अरस्तु ने राज्य का जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या है वह इतनी मानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता हो, और क्षेत्रफल इतना कि एक सेनापति उसका नियंत्रण कर सके। तो जब अरस्तु के लिए राज्य का आदर्श रूप ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को जानता हो, यानी वो क्लोज रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है, उसको आदर्श राज्य के लिए नींव मानते हैं, आधार मानते हैं, जरूरी मानते हैं। तो उस स्थिति में अरस्तु ये कहते हैं कि अगर राज्य का में ऐसी स्थलाकृति है कि राज्य में नदी के उस तरफ लोग हैं, इस तरफ लोग हैं, घाटियां हैं, पर्वत हैं, यानी उनके बीच में उतना इंटरेक्शन नहीं है, लोग एक दूसरे को भलीभांति जानते नहीं है, निकट संपर्क में नहीं है, तो किसी बात को लेकर उनके बीच में गलतफहमी हो सकती है या अविश्वास की भावना हो सकती है, और यही असंतोष, अविश्वास, गलतफहमी क्रांति का कारण बनती है। कई बार छोटे छोटे परिवर्तनों की उपेक्षा करते हैं तो वो क्रांति का कारण बन जाते हैं। आलस्य, शासक वर्ग का आलस्य होता है। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, परस्पर विरोधी वर्गों का शक्ति में संतुलित होना। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब शासन में परस्पर जो विरोधी वर्ग हैं वो अगर बैलेंस ऑफ पावर में है, यानी उनके बीच में अगर इक्वल पावर है, दोनों में किसी को ये नहीं लगता कि उनकी हार सुनिश्चित है या सामने वाला इतना कमज़ोर है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, तो उस स्थिति में विवाद होते हैं। अगर असंतुलन होता है तो कमज़ोर वर्ग लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, यानी बैलेंस ऑफ पावर होना भी एक तरीके से जो शक्ति संघर्ष है उसको बढ़ावा देता है। विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। अरस्तु ने हमने देखा था कि 3 प्रकार के क्रांतियों के कारण माने थे, सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विभिन्न शासन प्रणालियों में, यानी पॉलिटिकल सिस्टम स्पेसिफिक रीजन माने थे, और उन्हीं को रोकने के विशिष्ट उपाय भी अरस्तु ने बताए थे। हम इस टेबल में न केवल कारण बल्कि उपायों को भी देखेंगे। जैसे प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में क्रांति के विशिष्ट कारण माने कि प्रजातंत्र में समानता की एब्सोल्यूट इक्वलिटी की भूख होती है। हमने देखा कि समानता का जो प्रजातांत्रिक व्यू पॉइंट था वो क्या था। दूसरा, वाग्वीरों की उच्च श्रृंखल व्यवहार। वाग्वीर डेमोगोग जो जनता को बहला फुसलाकर अच्छे अच्छे भाषण देकर अपने पीछे कर लेते हैं, और ऐसा हम आज भी लोकतंत्रों में देखते हैं कि लोकतंत्र है वह योग्य का शासन होने की बजाय उन लोगों का शासन है जो जनता को हसीन सपने दिखाकर या डर दिखाकर या अपनी वाक्पटुता से कुछ भी ऐसा कर जनता को अपने पीछे कर लेता है जो कि किसी भी सेंस में योग्यता का प्रमाण नहीं हो, तो भी जनता उनके पीछे होती है, जनता उनको जिता देती है। तो यह जो वाग्वीरों का रोल है, यह लोकतंत्र में अरस्तु ने क्रांति का कारण माना। और प्रजातंत्र में क्रांति को रोकने के अरस्तु ने जो उपाय बताए वो ये थे कि संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लोगों को खर्चीले किंतु अनुपयोगी लोक सेवा कार्य नहीं करने देने चाहिए। पहला है वह यह है कि भले ही व्यवस्था कैसी हो, लेकिन एक तो संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में भी किसी भी प्रकार का आंदोलन हो या कोई भी प्रकार का क्रांति हो, उसके पीछे संपन्न लोगों का रोल महत्वपूर्ण होता है। उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि लोगों को खर्चीले किंतु अनुपयोगी लोक सेवा कार्य नहीं करने देने चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों को, जो लोगों की नज़र में ये जो संपन्न लोग होते हैं, इनकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती है, वैधता बढ़ जाती है, और जब ये लोगों की नज़रों में
अच्छे या नज़रों में एक तरीके से जनसेवक का रूप धारण कर लेते हैं तो सर्टेनली ये क्रांति का वाहक बनते हैं। धनिक तंत्र, धनिक तंत्र में क्रांति के कारण अरस्तु ने कहा कि धनिक तंत्र, ये जो दृष्टिकोण है समानता का, कि किसी एक बात में असमान है तो अन्य सभी बातों में बिल्कुल भिन्न है, इससे प्रेरित जनसाधारण की उपेक्षा, इसको हमने समानता के दृष्टिकोण में उल्टा पढ़ा था कि कोई अगर किसी एक बात में विशिष्ट है, विशेष हैं, तो उसे अन्य मामलों में भी विशेष अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन असमानता का दृष्टिकोण कहने का मतलब कि जनता अगर किसी एक बात में असमान है तो बाकी अन्य बातों में भी उसे असमान ही मानना क्या गलत है। तो यह जो दृष्टिकोण है जिसमें जनसाधारण की उपेक्षा है, यह क्रांति का कारण बनता है, यानी समानता वाला जो सामान्य कारण था वह। धनिक वर्ग में से ही वर्ग विद्रोही पैदा होते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं। शादी विवाह, पारस्परिक झगड़े फसाद था, कुछ आकस्मिक घटनाओं के द्वारा भी क्रांति होती है। हमने जो सामान्य और विशेष कारण पढ़े थे उनमें से कुछ विशेष कारणों को चुनकर अरस्तु ने धनिक तंत्रीय कारण बताया है, जैसे पारिवारिक झगड़े हैं और शासक वर्ग में भी एक वर्ग का अति महत्वाकांक्षी हो जाना भी क्रांति का कारण बनता है। तो इसके उपाय अरस्तु ने बताया कि गरीबों की ओर पूरा ध्यान देना, उचित मात्रा में शासन सहयोग लेना, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना और धनिक अगर कोई करे उस धनिक को कठोर दंड देना, यथासंभव संपत्ति और जागीरों की समानता हो। कुलीन तंत्र में अरस्तु ने कारण बताए, वो जनसाधारण में यह धारणा पैदा हो जाती है कि श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप है, कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप हैं। जब सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, जब तेजस्वी पुरुष को शासन संचालन का गौरव प्राप्त ना हो, शासक वर्ग का एक अंग युद्ध अथवा अन्य कारण से दरिद्र हो जाए तो वह संपत्ति के पुण्य विभाजन की मांग कर बैठे। अरस्तु ने कुलीन तंत्र के विधान का सबसे घातक शत्रु उसमें उपस्थित धनिक तंत्र के तत्वों को माना है। यानी अरस्तु कहते हैं कि अरिस्टोक्रेसी में जो धनिक तंत्र के तत्व हैं वह क्रांति का कारण बनते हैं। बाकी जो विशिष्ट कारण हमने पढ़े थे उनमें से कुछ विशिष्ट कारण कुलीन तंत्र के लिए स्पेसिफिक हैं। राजतंत्र, क्रांति के विशिष्ट कारण राजतंत्र में कहा कि इसे बाह्य कारण साहस नष्ट नहीं कर सकते। राज परिवार की आंतरिक कलह, राजा के निरंकुश बनने के प्रयास, राजा द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण अपमान व अन्य लोगों को पहुंचाने वाली क्षति, ये जो चीज़ें हैं ये राजतंत्र में क्रांति के लिए विशिष्ट कारण है। और राजा को संयत व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ मॉडरेट बिहेवियर करना चाहिए, उसे अतियों से बचना चाहिए। निरंकुश तंत्र, व्यक्तिगत स्वार्थों की असीमित रूप से पूर्ति का उद्देश्य, अन्यायपूर्ण उत्पीड़न असह्य हो जाए, अपमान, संपत्ति का अपहरण, प्रियजनों का यौन उत्पीड़न, अत्यधिक भय, घृणा और तिरस्कार, ये जो व्यवहार है शासक वर्ग का निरंकुश तंत्र में, यह भी क्रांति का कारण बनता है। जब व्यक्तिगत स्वार्थों का असीमित रूप से पूर्ति का उद्देश्य हो, यानी राजा है वह यह सीमाएं लांघ दे और अति महत्वाकांक्षी हो जाए, और ये जो अन्य अपराध हैं जैसे अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, संपत्ति का अपहरण, प्रियजनों का यौन उत्पीड़न, अत्यधिक भय, घृणा और तिरस्कार, ये भी क्रांति का वजह बनते हैं। इनके उपाय हैं, शासक को पूर्ण अधिकार अपने पास रखते हुए भी अभिनय करना कि वह निरंकुश नहीं है, कि निरंकुश तंत्र में भले ही सारे अधिकार शासक के पास हैं लेकिन फिर भी उसे यह अभिनय करना चाहिए कि पूर्ण अधिकार उसके पास नहीं है। सार्वजनिक आय के प्रति सजग रहना और उसे उपहार आदि में व्यय नहीं करना चाहिए। कर उगाने में यह लगना चाहिए कि जन कल्याण के लिए लिया जा रहा है। निरंकुश का व्यक्तिगत व्यवहार गंभीर होना चाहिए जिससे उसके संपर्क में आने वाले लोगों में उनके प्रति श्रद्धा मिश्रित भाव रहे किंतु आतंक पैदा ना हो। कहने का मतलब उनका यह है कि जो शासक वर्ग है, निरंकुश शासक वर्ग, वह गंभीर प्रवृत्ति का होना चाहिए कि उसके आसपास जो कुलीन वर्ग है जो उनसे घिरा रहता है उनमें डर भी रहे, श्रद्धा भी रहे, लेकिन वह
आतंक में नहीं बदल पाए, तो इस वजह से वह क्रांति करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा और घृणा और तिरस्कार भी उनके मन में नहीं रहेगा, और श्रद्धा है शासक के प्रति, वह शासन को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो ये थे सामान्य, विशिष्ट और शासन प्रणाली से विशिष्ट कारण और उनके हमने उपायों का भी अध्ययन किया जो क्रांति स्पेसिफिक उपाय थे। अब हम क्रांतियों को रोकने के सामान्य कारण उपाय देखते हैं। सामान्य उपाय है संविधान के प्रति आस्था को बढ़ावा देना, शासक व शासितों में सद्भाव। ये जो था संविधान के प्रति आस्था, हमने अरस्तु के शिक्षा में भी देखा था कि वो शिक्षा के मार्फत राज्य की स्थायित्व को बढ़ावा देना चाहते हैं, और यह राज्य में स्थायित्व की भावना के लिए संविधान के प्रति रिस्पेक्ट का भाव, संविधान के प्रति आस्था को विकसित करना जरूरी समझते हैं। शासक एवं शासितों में सद्भाव, विधि का शासन। अरस्तु ने संविधानवाद की नींव की तरह विधि का शासन की अनुशंसा की, को आदर्श राज्य का अंग माना कि विधि का शासन है वह एक तरीके से संचित विवेक का शासन है, और संचित विवेक का शासन किसी भी तरीके से किसी भी अति से बचते हुए एक अच्छी शासन प्रणाली प्रदान करता है। मध्यम वर्ग की प्रधानता, हमने देखा था कि कैसे मध्यम वर्ग है वह शासन में स्टेबिलिटी प्रदान करता है, यानी एक तरीके से जो समानता का भाव या असमानता की जो खाई है, उस खाई को मध्यम वर्ग की उपस्थिति है वह पाटती है, कम करती है। आर्थिक समानता, समुचित शिक्षा पद्धति, विदेशी समस्याओं के प्रति ध्यान केंद्रित करना। अगर दूसरे देश में या पड़ोसी देश में या दुश्मन राष्ट्र में, दुश्मन देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन पर नज़र रखना भी क्रांतियों को रोकने का तरीका है, कि उनके अंदर जो बदलाव होते हैं वह भी अपने देश में बदलावों को प्रेरित कर सकते हैं। राजकीय पदों व सम्मान का न्यायोचित वितरण करना चाहिए, परिवर्तन पर निगरानी रखनी चाहिए, धनार्जन पर नियंत्रण रहना चाहिए। तो ये थे अरस्तु के क्रांति के विशिष्ट उपाय, सामान्य उपाय, क्रांति के सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण और उपाय। अरस्तु का क्रांतियों को नियंत्रण करने का और क्रांति के कारणों का जो अध्ययन है यह आज भी प्रासंगिक है। आज भी अगर आप विभिन्न शासन प्रणालियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यही उनमें क्रांतियों के मोर और लेस कारण है। थैंक यू सो मच।